हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो सीयूईटी की अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है हम लोगों की, है ना? तो पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीन हमारी किताबें हैं, तीन हमारे हिस्से हैं। तीनों के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो अब उसी ही सीरीज के अंदर पार्टनरशिप, जो कि हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सरदर्द बना रहता है, तो उसी के ही थोड़े और ज़रूरी, पेपर से एक रात पहले, एक दिन पहले थोड़े से और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस, तो उन्हें जरा करके निकलते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी? क्या है हमारा? दो पार्टनर कांति और कुश हैं, दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर उनका दिया हुआ है 3:1। सबसे पहले क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसे ही जरा पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। और जहां गुडविल के क्वेश्चन में सीधा हमारी नजर जो पड़नी चाहिए वो सही जगह पड़नी चाहिए, जो कि है ये कि वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाया है। और हम जानते हैं कि जब जब कोई भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आए तो ऐसे में हमेशा कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है, और अगर बाई चांस वो गुडविल का पैसा ना लेके आए तो क्या करते हैं बताओ? है? उसके कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट से पैसा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, छीन लेते हैं, और उसके तुरंत उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हालांकि अगर आपको एग्जाम के अंदर जो चॉइस मिलेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट तो वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा। बट अगर बाई चांस, दुविधा तो होती है कब? जब ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन हमारे गिवन होते हैं। जैसे फिलहाल भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो एडमिटेड पार्टनर अपना कौन है? प्यारा प्यारा सा लव, है ना? तो लव पार्टनर है और उसका करंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कैपिटल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे तो दोनों ही आंसर अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर कुछ दोनों ही बातें आपको गिवन हो तो ऐसी सिचुएशन में करंट अकाउंट ज़्यादा प्रेफरेबल चॉइस रखी जाती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो मेनली जो मेन अच्छे से एम्फोसाइज करके बताया गया है वो है करंट अकाउंट, ध्यान रखना। और यहाँ एनटीए के अंदर, सीयूटी के अंदर तो एनसीईआरटी हमारा ग्रंथ है, टीएस ग्रेवाल को भूल जाओ, है नालायक, टीएस ग्रेवाल पे मत अड़े रहना। एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है यहाँ पर सीयूईटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो देखो आंसर, अगर बात करें कि आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लव नाम के पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, और जो मिस्टर लव हैं वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/4 शेयर के लिए। वो उसका आखिरी वाला नंबर है 1, तो 1/4 शेयर के लिए। और जबकि गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है? लिखा है कि वो 2.5 लाख रुपए कैपिटल के तौर पर लेके आ रहा है, और साफ साफ शब्दों में कोई कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है कि 10,000 रुपए जो कि है वो गुडविल के नाम का कैश में लेके आना था, बट वो लेके नहीं आ पाया। तो अब क्या करेंगे? अब उसके करंट अकाउंट से पैसा छीन लेंगे। और एक बार फिर अगर बाई चांस हमें करंट अकाउंट का ऑप्शन ना मिलता तो क्या हमारा कैपिटल भी सही जवाब होता? हाँ जी, हमारा कैपिटल भी सही जवाब होता। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम करंट अकाउंट ही अपना आंसर लगा के चलेंगे मेरे बच्चे। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर कौन सी दुनिया का क्वेश्चन है? तो डिसोल्यूशन की दुनिया का क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, रियलाइजेशन तो वर्ड पढ़ते ही यही रियलाइज होता है हमें। क्या एहसास होता है? एहसास नहीं होता। डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग है ये हमारी। तो डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग में फाइनली मांग क्या रही है? ये काफ़ी सारी कहानी सी बना के दी हुई है कि बताओ ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉलोइंग डेटा, नीचे दिए गए डेटा के हिसाब से हाउ मच फाइनल पेमेंट, कितनी आखिरी पेमेंट आप मिस्टर विनय को करोगे, एक पार्टनर को करोगे। एक पार्टनर फर्म का करता धरता बहुत कुछ करता है जब तक फर्म रहती है इस दुनिया में, और जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म मर जाती है, क्या कर सकते हैं? तो तब भी बहुत कुछ करता है। क्या क्या करता है? तो आओ जरा देखते हैं। तो देखो, विनय का पैसा है एक फर्म के अंदर कितना? 25,000 रुपए। तो भाई वो तो आप विनय को लौटाओगे ही लौटाओगे। इसके अलावा विनय ने और भी बहुत कुछ किया है फर्म के लिए। क्या क्या किया है? कि एक फर्म की कोई लाइबिलिटी थी, एक फर्म की कोई लाइबिलिटी थी जो उसने टेकन ओवर कर ली, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली। तो बताओ वो 4,000 रुपए भी भाई उसने तो अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली ना। आपकी जिम्मेदारी अब बनती है, यानी आप यू आर द फर्म, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये 4,000 आप उसे दोगे। हालांकि जो शेयर ऑफ अ लॉस है भाई, सीधी सी बात है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता तो वो तो कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता, बट ये तो शेयर ऑफ अ लॉस है। कितना है? 5,000। तो वो तो मेरा माइनस होके चलेगा। तो यानी आपको तो करना क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका अगर पता होगा तो इससे आसान क्वेश्चन कहां हो सकता है? भाई कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है 25,000 रुपए, जितना भी लॉस है वो आप पार्टनर से रिकवर करो, माइनस कर दो, और जो फर्म की लायबिलिटी की जिम्मेदारी पार्टनर ने ले ली है तो उतना ही पैसा आप उसको भर दो, उसका घर भर दो, क्या दिक्कत की बात है? तो बस 24,000 इस तरीके से अपना आंसर बन जाएगा। तो बी पार्ट अपना आंसर, सेकंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड पे आते हैं जरा जल्दी से। तो सलोनी, जैन, हीना 3 पार्टनर है। रेशो आपका दिया हुआ है सीधे सीधे शब्दों में। क्या कर सकते हैं? हीना नाम की पार्टनर की डेथ हो जाती है
और उसकी डेथ के वक्त तक के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। बताओ कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? जिस डेट पर उस पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? बहुत कुछ जानते हैं हम। 12वीं क्लास हो गई है ना, अब इतनी सारी पढ़ाई कर ली है, जल्दी ही पेपर आ गए हैं, तो बहुत कुछ जान चुके हैं हम कि डेथ के केस में जब कहीं भी डेट ऑफ दैट डेथ तक का प्रॉफिट आपको निकालना हो तो वो तो अंदाजन बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और अंदाजन बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी उस एंट्री को तो हम P&L सस्पेंस से पास करते हैं। और यहाँ तो साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है कि 12,500 है वो प्रॉफिट, तो यहाँ कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं कैलकुलेट करना। इन्होंने तो बस वो पूछा है कि बताओ मेरे मुन्ने कौन सा अकाउंट यहाँ डाला जाता है, तो बस इतना ही से बात पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा अकाउंट विल ही क्रेडिटेड बाय 12,500। तो ऐसे करके कुछ बातें कह रही हैं कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अब देखो वैसे तो हमने बोला टिल द डेट ऑफ दैट डेट तक में P&L सस्पेंस आता है, बट क्या आप मुंह उठा के P&L सस्पेंस कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। जर्नल एंट्री हमारी पास होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 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 में क्या? टू में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नलायक को तो P&L सस्पेंस न लगा देना। हालांकि यही तो खास बात है MCQ की, एक एक वर्ड से हमारी बातें बदल जाएंगी। यहाँ क्रेडिट के बजाय अगर इसी ही क्वेश्चन में डेबिट लिखा होता तो हमारा आंसर होता बी। हमारा आंसर होता बी, क्योंकि P&L सस्पेंस अकाउंट ही डेबिट होता है इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। बट यहाँ पर तो ये पूछ रहे हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बताओ कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? हम पार्टनर को पैसे देते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से बातें हो जाएंगी, तो डी आंसर होगा इसका। ठीक है जी। कह रहे हैं कि ओड वन आउट। अब ओड वन आउट का क्या मतलब होता है कि ज्यादातर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 3 एक तरह के होंगे, एक नेचर के होंगे, और उसमें से आपको ओड फिगर निकालनी। ओड मतलब जो थोड़ा अजीब होगा, जो थोड़ा उन तीनों से मिलने वाला ना होगा। तो खैर ओड वन आउट निकालना है, ठीक है। ऐसा हम कुछ जीडी की प्रिपरेशन में भी काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। खैर तो देखते हैं जरा ओड वन आउट तो क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ये आप पार्टनर को देते हो कि लेते हो? तो हम तो पार्टनर को देते हैं जी, हम तो पार्टनर को देते हैं, हम पार्टनर को देते हैं। पार्टनर कैपिटल का लेना देना है इससे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी हम पार्टनर को देते हैं, चलो जी ठीक है जी। और ये जो सैलरी ऑफ द पार्टनर, ये भी पार्टनर को देते हैं। लेकिन ये जो ड्रॉइंग है ये क्या पार्टनर को दिया जाता है? ये तो पार्टनर पैसा निकालता है। यही नालायक अपना आंसर है, और क्या है? पॉइंट नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ये तो अजीब बात हो गई। बाकी के 3 पॉइंट के में लिखा हुआ है कि हाँ हम पार्टनर को पैसे देंगे, पार्टनर को पैसे देंगे, लेकिन इसमें तो लिखा है कि पार्टनर पैसा निकाल रहा है, तो ये तो थोड़ी अलग बात हो गई। तो यही अपना आंसर होगा इस सिचुएशन में। सब्सक्रिप्शन मिला है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनपीओ को। हम जानते हैं कि एनपीओ में होती है सब्सक्रिप्शन नाम की कमाई। आमतौर पर तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो कान खोल के सुन लेना नलायको, कान खोल के सुन लेना प्यारे प्यारे नलायको। प्यार से बोलता हूँ, गुस्सा ना हो जाइए करे। तो सब्सक्रिप्शन आमतौर पे तो रिवेन्यू रिसीट होती है। रिवेन्यू रिसीट होती है मतलब आमतौर पे तो आप उसे इनकम मानते हो। इनकम मानते हो मतलब यानी आमतौर पे तो आप उसे इनकम, लो पूरी कहानी कर दी हमने। ही आमतौर पे तो क्या होता है, आमतौर पे तो सब्सक्रिप्शन आपकी आम इनकम है, रिवेन्यू रिसीट है, आमतौर पर पीरियोडिकल बेसिस पे आने वाली इनकम है, और आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन 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 ये दिखाते हैं हम आमतौर पे। अगर कभी खास पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन आ रहा है, अगर सब्सक्रिप्शन देने वाले ने बताया है कि इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे यहाँ बताया है कि ये जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है ये साल के एंड पे कोई पार्टी शार्टी करेंगे, कुछ एनुअल फंक्शन कराना है हमें, तो इस काम के लिए सब्सक्रिप्शन आ रहा है। जब कहीं भी कंडीशनल कोई मनी रिसीव हमें होती है तो अकाउंटिंग दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में आप उसे अपनी इनकम नहीं मान सकते। यानी माना हमने पढ़ा है, अब बताओ क्या पढ़ा है, कि आमतौर पर तो सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू रिसीव है, आमतौर पर तो उसे इनकम मानेंगे, आमतौर पर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कभी भी खास पर्पज के लिए कोई भी पैसा आता है तो उसको तो हम कैपिटल रिसीट मान के चलते हैं, और इस तरीके से आप तो इसे बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी, आमतौर पर वाली भी और खास तौर पर वाली भी। आगे लंबा सा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, बड़ा सा क्वेश्चन आओ जरा देखें। तो क्या मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं बताओ जी कौन सी गलत, झूठी, मक्कार, कौन सी गलत बात है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जरा देख लेते हैं कौन सी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं पहला कि डिस्काउंट और ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है ये दोनों ही कैपिटल लॉस होते हैं। अब ये कैपिटल लॉस क्या होता है, एक होता है रिवेन्यू लॉस, आमतौर पर होने वाले नुकसान जो बार बार होते हैं, एक होते हैं कैपिटल लॉस, कभी कभार होने वाले नुकसान जो बड़ी अमाउंट में होते हैं लेकिन कभी कभार होते हैं। अब ये लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है कंपनी क्या रोज रोज डिवेंचर इशू कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो ये तो डेफिनेटली कैपिटल लॉस ही होते हैं, कभी कभार होने वाले नुकसान है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सही स्टेटमेंट है, आंसर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर है, कभी सोचो कि हाँ आंसर है ये, यानी एक अच्छी बात है, सही बात है, ये लो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सही बात है, ठीक है जी। अगली बात, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को आप अगर राइट ऑफ करने पे आते हो तो कहाँ से राइट ऑफ करते हो? पहले पॉइंट में लिखा है कि भैया आप एसपीआर से राइट ऑफ करते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, ये भी कोई गलत बात नहीं लिखी, ध्यान रखिएगा भाई। ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये फर्स्टली प्राइमरली एज पर सेक्शन 52 एसपीआर से ही राइट ऑफ किए जाते हैं। हाँ, अगर किसी कंपनी में एसपीआर अवेलेबल ना हो देन इट्स ओके फाइन, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी भैया जी की पूरी सही हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, सीधी सी बातें हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ना चाह रहा, देखो क्या लंबी लंबी सी बातें लिखी हैं और वाहियात सी बातें लिख दी क्या लिख दी कि इन केस ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इज नॉट सफिशिएंट, अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा राइट ऑफ करने के लिए, किस चीज को राइट ऑफ करने के लिए? डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं तो ऐसे में ये रिटर्न ऑफ कर दिए जाते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट। बताओ क्या लिख रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही राइट ऑफ कर देंगे। ये तो सुनने में अजीब बात लग रही है, अगर कहीं पर सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो उसी का इस्तेमाल कैसे कर लोगे आप? इस्तेमाल तो उसका करोगे ना जहां पर सफिशिएंट बैलेंस होगा। पहली तो एक जो लॉजिकल बात निकल के आती है वो तो यही होगी ना, अब बाल्टी में पानी है नहीं, निकाल लोगे, ऐसे कैसे निकाल लोगे? जहां पर सफिशिएंट पैसा मौजूद है उसी का ही तो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जहां पर सफिशिएंट पैसा नहीं है उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसे कैसे बातें? नहीं, बिल्कुल ऐसे बातें नहीं चलने वाली। खैर, तो ऑब्वियसली ये बात गलत है, और बाकी चलो मैं बोल भी देता हूं कि सही बात क्या हो सकती थी। सही बात वो होती कि अगर 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 इन केस एसपीआर, अगर ये लिखा होता कि भाई एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं, वो एक करेक्ट स्टेटमेंट होती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो ये जो ये स्टेटमेंट इन्होंने लिखी है यही मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही अपना आंसर है, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी मेरे बच्चे। तो बस हो गया अपना ओनली थर्ड, यानी बी पार्ट मेरा आंसर हो गया इसी के साथ। चलो जी, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे सा है ना, पिछला खतरनाक सा डरावना सा क्वेश्चन, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन। इंटरेस्ट नहीं दिया जाता कौन से डिवेंचर पर? अब भाई वैसे तो पता कर लेना लायक हो, ये बियरर डिवेंचर क्या होते हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होते हैं, क्या होते हैं ये। और बाकी हल्के शब्दों में तो बियरर डिवेंचर वो होते हैं जिनके सर्टिफिकेट पे किसी का कोई नाम नहीं लिखा होता, वो अगर कहीं आपके हाथ से नीचे गिर गए और किसी और ने उठा लिए और आपका ध्यान नहीं गया तो खो गए वो, है ना, और वो उसी के हो जाएंगे जिसके हाथ में वो आ चुके हैं। जैसा पैसा होता है ना, पैसा बियरर नेचर का होता है। अब पैसे पे आपका नाम नहीं लिखा होता, पैसा कहीं भी गिर गया, सामने वाला का हो गया और रोते रहो बैठ के बाद में, है ना, सीधी सी बात है। तो बियरर डिबेंचर भी कुछ इसी तरह के होते हैं। क्या उन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है? बिल्कुल पे किया जाता है। इंटरेस्ट किस पे नहीं किया जाता? कोलैटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर पर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। और हमने बोला भी था क्या, जब ये टॉपिक पढ़ते थे हम कहते थे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टॉपिक का मतलब क्या है कि हम तो बैंक वालों से एक वादा करके आए हैं कि अगर हम डिफॉल्ट कर देंगे तो हम आपको फ्री में डिबेंचर इशू कर देंगे। किए नहीं है अभी हमने, तो जब डिबेंचर इशू ही नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ एक वादा करके आए हैं, तो कोलैटरल सिक्योरिटी टॉपिक का तो मतलब हुआ कि हमने सिर्फ वादा किया है अभी। और क्या वादों के बेसिस पे इंटरेस्ट चल रहे हैं दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। तो कोलैटरल सिक्योरिटी में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। आगे, डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड। अब डिबेंचर के जो रिडम्पशन के सोर्सेज होते हैं, अच्छा सोर्सेज नहीं, रिडम्पशन की टर्म होती हैं, माफ कीजिएगा, तो रिडम्पशन की जो टर्म होती हैं वो कितनी होती है? भाई रिडम्पशन का मतलब पैसे की वापसी। तो आप या तो रिडम्पशन पार पे कर दोगे कि जितना आपने लिया था पैसा डिबेंचर होल्डर से, एक डिबेंचर पे 100 रुपए लिए थे, आप 100 ही लौटा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिबेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, वो चुपचाप ले लेते हैं। और अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम का मतलब फालतू पैसा आप दोगे। भाई रिडम्पशन की टर्म, प्रीमियम का मतलब है आप फालतू पैसा दोगे, उसमें भी डिबेंचर होल्डर खुश हैं। आप दे के देखना डिस्काउंट पे। भाई अगर आपने ये बोला कि आप आज की डेट में 100 रुपये जमा करा दो और जब हम आपको पैसा वापस करेंगे हम आपको कम पैसा देंगे, डिबेंचर होल्डर मान जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये क्या वाहियात सी बात कर रहे हो हैं। भाई वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बढ़ती है, आप ज़्यादा पैसा दो या उतना दो का मतलब कि बीच में इंटरेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो उतना दो या ज़्यादा, तो कम देने का क्या मतलब है? तो डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट क्यों भैया?
डिस्काउंट नहीं, और अपना फेवरेट ऑप्शन मत लगा देना ऑल ऑफ द अबव, ये देखते के साथ ही मन करता है हमारा कि हाँ लगा दो ऑल ऑफ द अबव। आजकल एग्जामिनर भी हो गए हैं खतरनाक, ज़्यादातर दे देते हैं ये वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये जाल फेंक देते हैं कि लगा दो आप ऑल ऑफ द अबव, और नहीं लगाना आपको, ज़्यादातर बार अब आंसर नहीं होता ये। आगे बढ़ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसके लिए ओबियसली आपको सेक्शन 52 जरूर रीड कर लेना है भाई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये कंपनीज है की बुक की थ्योरी का, सेक्शन 52 कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। जिस टॉपिक के अनुसार अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं कर सकते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व नहीं, ऐसी बात नहीं लिखी हुई, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई सेक्शन 52 के अंदर। तो अगर नहीं पढ़ा हुआ, आपकी 12वीं क्लास में भी ये कंटेंट था, बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल टॉपिक को, सेक्शन 52 जरूर पढ़ना है। आगे आगे काजल सजल, काजल सजल, साजल काजल सजल, क्या पढ़ें इसे, ना जाने क्या पढ़ें। 5:1 रेशो दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू ऑफ मशीन है वो है आपकी 1,20,000 रुपए की। तो वैल्यू ऑफ मशीन है ना, बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड। ये जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू है, बताओ 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 बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है? बैलेंस शीट में है 1,20,000 वैल्यू। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बैलेंस शीट में वैल्यू है ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत बुरी वैल्यू है, ये अंडर वैल्यूड है। और कितने से अंडर वैल्यूड है? पूरे 20% से अंडर वैल्यूड है। देखो ध्यान रखिएगा, आपकी इस अकाउंटिंग दुनिया के अंदर आपकी जो भी करेक्ट वैल्यूएशन होती है, सही वैल्यूएशन होती है, उसको हमेशा कंपेयर किया जाता है 100% के बराबर। यानी अगर आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यूएशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, जितनी होनी चाहिए तो उतनी ही है, तो उन्हें 100% के बराबर माना जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस शीट की जो वैल्यू है 1,20,000 रुपए, वो तो सही वैल्यू नहीं है, वो तो अंडर वैल्यूड है। कितने से अंडर वैल्यूड है? 20% से। यानी करेक्ट वैल्यूएशन 100% है, करेक्ट वैल्यूएशन 100% है, 20% से अंडर वैल्यूड है। तो आज की डेट में बैलेंस शीट की वैल्यू क्या है? अब बताओ क्या है? तो 80% है। 100 से 20 कम 80% है। तो यानी इस वैल्यू को तो अगर मैं कुछ कहूं कि ये कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, तो ये तो 80% के बराबर है। ठीक है जी, सीधी सी बात है। और आपसे क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं बताओ मशीन की कितनी वैल्यू दिखनी चाहिए? तो मशीन की तो 100% वैल्यू दिखनी चाहिए ना। तो डन, ठीक है जी, ये जो 1,20,000 है ये तो 80% के बराबर है। ये जो 1,20,000 है ये तो 80% के बराबर है। तो 80 से डिवाइड करेंगे हम, और हमें जो चाहिए, क्या चाहिए हमें चाहिए 100% वैल्यू। भाई जितनी होती है उससे डिवाइड करो, जितनी चाहिए अपनी ख्वाहिशों से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, बात हमारी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी अपनी, और क्या 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 निकल आएगा हमारा आंसर? बताओ प्यारे प्यारे नालायक को, बताओ जी बताओ क्या आएगा? तो यहाँ से हो जाएगा अपना 2 5, और ये हुआ अपना 1,50,000 रुपये। तो 1.5 लाख रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी इस क्वेश्चन की भी बात खत्म हुई। ये अंडर वैल्यूड का मैंने क्वेश्चन करा दिया, लेकिन इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलना है, सो दैट आप ये अंडर वैल्यूड की भी सिचुएशन कर सकें और ओवर वैल्यूड की भी क्वेश्चन सिचुएशन जब कहीं भी आएगी तो कर सके। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है ओवर वैल्यूड में तो पूछेगा जरूर कमेंट सेक्शन में। आगे पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11। Debit balance of a P&L account appear in a balance sheet on the date of a partner is debited to। अब बताओ 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 भाई, अगर डेथ के वक्त, पार्टनर की डेथ के वक्त डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है P&L का। अब पहली बात तो आपकी अकाउंटिंग जनरल नॉलेज अगर वीक नहीं है तो आपको पता होगा, और अगर वीक है तो जान लें, क्या जान लें कि भाई P&L का कभी भी डेबिट बैलेंस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बताओ क्या? प्रॉफिट या लॉस? तो उसे कहते हैं हम लॉस, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो अगर नहीं जानते तो आप जान ले, तो P&L का डेबिट बैलेंस उसे कहते हैं हम लॉस। और अगर डेथ हो रही है पार्टनर की तो ऐसे में वो कहाँ डेबिट होता है? तो ये कह रहे हैं वो सिर्फ डिसीज पार्टनर के में डेबिट होता है। ऐसे क्यों होगा? क्यों होगा ऐसे? भाई वो जो नुकसान है वो सभी पार्टनर का नुकसान है, तो वो तो सभी पार्टनर को दिया जाएगा ना। अब यहाँ भावनाओं में नहीं बहेंगे हम बिल्कुल भी कि है सभी को क्यों दिया जाएगा? जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो तो बेचारा रहा ही नहीं इस दुनिया में, उसे क्यों देंगे? भाई वो पार्टनर नहीं रहा बट उसका पैसे का हिसाब किताब तो रहा है, तो उसके पैसे के हिसाब में से काट लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये चीजें हैं। हाँ जी, तो सभी पार्टनर आ जाएंगे इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर,
ठीक है जी, बी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सभी पार्टनर का होगा, ठीक है जी, भावनाओं में नहीं बहना है कि हाँ डिसीज पार्टनर को क्यों लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे उसे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक शेयर है 10 रुपए का जिस पर पूरे 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 6 रुपए पे किए जा चुके हैं, मांग क्या रहे हैं, मिनिमम प्राइस, कम से कम दाम। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर काफी अलग अलग बातें भी पूछी जा सकती हैं, सभी की बात कर लेते हैं। भाई कितने का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, कितने पे कर दिए, 6 रुपए पे कर दिए, इसका मतलब है कितना पे नहीं किया, 4 रुपए पे नहीं किए, चलो खैर हमें तो मेनली मतलब है कितना पे कर दिया, तो 6 रुपए पे किए जा सकते हैं। अब 6 रुपए पे कर दिए गए हैं तो एक सवाल ये बनता है कि बताओ जी बताओ इस सिचुएशन में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है। तो देखो कभी भी अगर क्वेश्चन ने ये पूछा कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, तो बस आपको तो ये पता करना है कि बेसिकली शेयर होल्डर ने कितना पे किया है। शेयर होल्डर ने 6 रुपए पे किए हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए ही दिया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन ने अगर की बात चल रही है, अगर क्वेश्चन ने ये पूछा है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा चुका है, तो आपको बस क्वेश्चन में इतना ढूंढना है, कितना ढूंढना है कि हाँ भाई कितना 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 शेयर होल्डर ने पे किया है, वो आपको पता लग गया, बात आपकी खत्म हो गई। लेकिन फिलहाल तो आपसे पूछ रहे थे मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस कैसे पता लगेगा, मिनिमम प्राइस पता लगेगा शेयर की जो वैल्यू है आपकी, कितनी है शेयर की वैल्यू, शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, उसमें से आप मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस कर दो। भाई मिनिमम दाम निकालने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है वो हमने पता कर लिया कि जितना शेयर होल्डर पे कर चुका होता है वो उतना होता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, मैक्सिमम डिस्काउंट है 6 रुपए, तो मिनिमम दाम हुआ 4 रुपए। तो बस इस तरीके से 4 रुपए अपना आंसर आ गया। और मैंने बात कर ली इस क्वेश्चन में कि अगर मैक्सिमम डिस्काउंट पूछते, जो काफी बार पूछते हैं, जो इससे पहले हमने जो सीरीज की थी, नहीं देखी तो नालायक को देख लो, उसे भी बहुत जरूरी क्वेश्चंस थे। तो उसके अंदर भी जो टॉप 20 क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा गया था। घुमा देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है जी, कई बार कुछ पूछेंगे, कई बार कुछ पूछेंगे। आप पहले एक कंसेप्ट बनाओगे, इतने में दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो आपके पुराने कंसेप्ट को हिला के रख देगा। तो सभी कंसेप्ट को साथ में बनाना है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की जनरल नॉलेज ही काम आने वाली है आप लोगों की, ठीक है जी, कि शेयर्स जब कभी भी अगर हम अपने प्रोमोटर्स को देते हैं तो ऐसे में क्या जर्नल एंट्री होती है। तो या तो हमें पता है या हमें नहीं पता, और अगर नहीं पता तो याद करना है, पता है तो खुश हो जाओ, और क्या क्या दिक्कत है। पॉइंट नंबर सी ये होगा अपना आंसर कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट किया जाता है। और भाई शेयर आप दे रहे हो, शेयर्स आप दे रहे हो, तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही होगा। तो क्रेडिट में डाउट नहीं है। क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट तो देखा जाए तो चारों ऑप्शन में शेयर कैपिटल ही है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही है कि आप शेयर्स दे रहे हो तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही होगा। लेकिन मुद्दा तो यह है डेबिट क्या होगा। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट होता है व्हेनेवर यू आर इशूइंग शेयर्स टू प्रोमोटर्स। हालांकि ध्यान रखना है मेरे बांगड़ू, ध्यान रखना इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के अलावा अगर आपके सामने ऑप्शन होता गुडविल अकाउंट का तो वो भी एक सही आंसर होता। अगर आपके सामने एक ऑप्शन होता प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले तो बोलना सीख लेना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपके पास में ये भी ऑप्शन होते तो वो भी करेक्ट माने जाते। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, गुडविल अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सब सही है, ठीक है जी। बाकी के ऑप्शन में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। प्रमोशन और भावनाओं में मत बह जाना। वो जो बच्चे करते हैं ना कि हाँ पढ़ाई कम करते हैं, तुक्काबाजी ज़्यादा मचाते हैं, जय माता दी करते हैं, तो वो तो यही सोचते हैं कि अच्छा समझ गए हम, क्या समझ गए कि प्रमोटर को अगर दे रहे हैं तो प्रमोशन एक्सपेंसेस ही तो आना चाहिए, है ना। वो बचकानी सी हरकतें कर जाते हैं, पढ़ाई तो करते ही नहीं है, नालायक को पढ़ाई कर लो। तो प्रोमोटर को जब कहीं भी आप शेयर इशू करोगे तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे करके बातें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, जब कभी भी जरूरत से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाए, जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, तो ऐसे में जो आपकी एप्लीकेशन मनी है, क्या करते हैं हम उस एप्लीकेशन मनी का, या तो वापस कर देते हैं या उससे अगली कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं। बताओ, यही तो पढ़ा था हमने कि या तो वापस कर देते हैं या उससे अगली कॉल पे एडजस्ट करते हैं। और अगर ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा आए तो उससे अगली कॉल पे एडजस्ट करते हैं और उससे भी अगली कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के मुद्दे की बात की हम शेयर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर देते हैं, हम कॉल्स इन एडवांस यानी उससे अगली कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसे शेयर फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही तो है। हम रिफंड भी कर सकते हैं। फाइनली तो अपना जो आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। यहां होगा आपका फेवरेट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ठीक है जी, दो स्टेटमेंट दी हुई है। एक स्टेटमेंट कह रही है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करती है रिसीट को और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करती है पेमेंट को। बिल्कुल सही
बात है। और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड किसे दिखाती है, वो तो खर्चों को दिखाती है, और जबकि जो क्रेडिट साइड है वो इनकम को दिखाती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो जिस चीज़ में पढ़ा हुआ होगा ना उसे पता होगा। अब बिल्कुल सही सही बातें लिखी हुई हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में पैसे कहाँ आना होता है, जबकि यहाँ इसकी डेबिट साइड में पैसे कहाँ आने हैं, जबकि खर्चे दिखाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो याद कर लेना ये दोनों स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। आगे एनपीओ का क्वेश्चन है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, जहां हम जानते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर भाई फंड मुझे दिया हुआ है 8 लाख रुपए का, कोई भी अगर खर्चा होगा तो फंड में से माइनस कर दिया जाएगा, कोई भी इनकम होगी तो फंड में ऐड कर दी जाएगी। तो एनपीओ का फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है कि 8,70,000 रुपए के खर्चे हो गए हैं और बस इतनी ही बातें हैं, कोई इनकम वगैरह तो हुई नहीं। तो यहाँ तो फंड से ज्यादा खर्चे हो गए, यहाँ तो फंड से ज्यादा खर्चे हो गए। तो ये कह रहे हैं कि बताओ जी बताओ, ऐसे में बैलेंस ऑफ अ प्राइस फंड कितना दिखाया जाएगा। प्राइस फंड में तो बैलेंस बचा ही नहीं है भाई। हुआ तो ये होगा कि 8 लाख रुपए का तो फंड ही है आपका। अब माना जो खर्चे हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 8,70,000 के, तो क्या 8,70,000 माइनस कर दोगे, फंड को क्या नेगेटिव बैलेंस के तौर पे दिखाओगे। बहुत से नालायक सोचते हैं कि सी आंसर होगा, सी नहीं होने वाला, सी नहीं होने वाला। ध्यान रखना, कभी सोचो कि हाँ ठीक है सर जी ने बोला था कि एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो कर देते हैं 8,70,000 माइनस। जितना पैसा मौजूद है उतना ही तो माइनस करेंगे, जितना बाल्टी में पानी मौजूद है उतना ही तो निकालोगे। तो जीरो बैलेंस दिखाया जाएगा। और बाकी अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखा देते हैं रिमेनिंग खर्चा, यानी कि जो 70,000 रुपए का फालतू का खर्चा होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में दिखा देते हैं। तो इस तरीके से अपना आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिलहाल के लिए सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर मांग रहे हैं, बैलेंस शीट में बैलेंस मांग रहे हैं, तो बैलेंस शीट में तो बैलेंस जीरो ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो ऑनोरेरियम होता है, जो हम किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और उसे जो पैसा पे करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। ये छोटा मोटा खर्चा है, आमतौर पे होता रहता है, एनपीओ में रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं इसे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस फाइनली कहां जाता है, तो याद होना चाहिए आपको, याद ना हो तो याद कर लो, जनरल रिजर्व में जाता है। फाइनली ध्यान रखिएगा, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, बट डिबेंचर रिडम्पशन के बाद, डिबेंचर के रिडम्पशन के बाद डीआरआर का बैलेंस तो कहां जाता है, वो जनरल रिजर्व में जाता है। आगे आदि राज करण दो पार्टनर हैं, रेशो आपका दिया हुआ है। फाइनली क्या मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और थर्ड पार्टी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर जो कि है 70,000 का है, जो बेच दिया गया है 68,000 में, और ऑक्शनर ने कमीशन ली है 2,000 की। क्या हुआ है, 70,000 का फर्नीचर 68 में बेचा है और ऑक्शनर ने कमीशन भी ले ली है 2,000 की। हम जानते हैं ये बात, बताओ जानते हो या नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो जान ले कि भाई कोई चीज़ कितने की हो ये तो मायने ही नहीं रखती। डिसोल्यूशन की दुनिया में कोई चीज़ कितने की है तो मायने ही नहीं रखती। अब तो फॉर्म बंद हो रही है, अब क्या लेना देना। तो कोई चीज़ कितने की है तो मायने नहीं रखती। कितने में बेची है, 68 में बेची है, और 68 के आपको मिल गया ना, ऑक्शनर ने कमीशन भी तो काट लिया, तो आपको कितना मिला, आपको मिला 66। आपको पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो पैसा तो आ रहा है भाई। आप फर्नीचर बेच रहे हो, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, विल बी क्रेडिटेड। तो क्रेडिटेड करके अपना आंसर हो जाएगा, वो भी 66,000 से। तो इस तरीके से हमारी बात हो गई आगे। हाँ जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन मोहन सोहन 3 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। ऐसे में अगर कोई रोहन का लोन है टू द फर्म, अगर कोई रोहन का लोन है टू द फर्म, यानी रोहन ने लोन दिया था फर्म को, यानी इसका मतलब है फर्म को रिपे करना है ये लोन, तो ऐसे में ये लोन कहां जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बाकी लायबिलिटी है वो तो सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाती हैं, जो बाकी लायबिलिटी हैं वो तो सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाती हैं, बट पार्टनर का लोन नहीं। पार्टनर का लोन तो सीधा बैंक अकाउंट में जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपकी जनरल नॉलेज की ही एक बात हो गई। बाकी की लायबिलिटी जाएंगी रियलाइजेशन में, सभी एसेट्स जाएंगे रियलाइजेशन में, सारी दुनिया नहीं चली जाएगी रियलाइजेशन में। तो बेसिकली पार्टनर्स का लोन तो बैंक अकाउंट में जाता है, ऐसे करके बात हो गई। इसके अलावा अगेन एनपीओ का क्वेश्चन, एनपीओ के बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, एनपीओ के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग 200 नंबर का आपका टोटल पेपर है अकाउंट्स का, 200 में से लगभग 20 से 25 नंबर तो मिनिमम टू मिनिमम है एनपीओ के ही अकेले। खैर, तो सैलरी पेड की आपको फिगर दी हुई है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका बस ये इतना सा कंसेप्ट अगर आपको याद है, कितना सा, कि भाई आउटस्टैंडिंग अगर कभी भी एंड का होता है गिवन तो उसे हम ऐड कर देते हैं, बिगिनिंग का होता है यानी साल की शुरुआत का होता है तो उसे लेस करते हैं, एडवांस की कोई भी फिगर्स अगर हमारे पास में होती हैं तो एंड की होती हैं तो उसे माइनस करते हैं, बिगिनिंग की होती है तो ऐड करते हैं। ये वाली नॉलेज इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। हालांकि
क्या क्वेश्चन ने सारा डेटा प्यार से परोस के दिया हुआ कि ले मुन्ने खा ले खाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ने बिल्कुल भी प्यार से परोस के साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आपको लैंग्वेज को ध्यान से जरूर पढ़ना पड़ेगा। कैसे कैसे लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। अब देखो लिखा तो है एट द एंड, बट एट द एंड हम तो जो भी काम करते हैं वो करंट ईयर का करते हैं। एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल का एंड। अब बेसिक लॉजिक के हिसाब से जो पिछले साल का अंत होगा, वो करंट ईयर की बिगिनिंग होने वाला है आपका। तो बेसिकली लिखा तो है माना क्वेश्चन के अंदर, जो लैंग्वेज है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बट वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर है, जिसकी वजह से हम उसे बिगिनिंग का ही मान के चलेंगे। तो माना एंड की बात लिखी हुई है, लेकिन इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे हम। और ये जो ये पर्टिकुलर 900 की फिगर है, ये मेरे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली होगी। और बताओ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये 900 वाली जो फिगर होगी ये माइनस की जाएगी। तो यानी यहां से हमें सबसे पहले पता लग गया कि 25,500 में जो 900 रुपए हैं वो तो माइनस करने हैं हमें। ऐसे करके बातें हो गई आगे। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर। अब देखो पिछले साल की जो भी बातें हैं वो मैं करंट ईयर के एंड पे तो कंसीडर ही नहीं कर सकता। पिछले साल की जो भी बातें हैं वो तो बिगनिंग पे ही कंसीडर की जाएंगी। जो पिछले साल की बातें हैं वो तो मैं साल की शुरुआत में ही बोलूंगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग की बात हो, चाहे वो एडवांस की बात हो, जितनी भी बातें हो। अगर किसी भी सेंटेंस में लगा दिया उन्होंने क्या लास्ट ईयर, तो समझ जाओ वो तो बिगनिंग की बातें हैं। ठीक है जी, पिछले साल के एंड की बातें हैं, यानी करंट ईयर के बिगनिंग की बातें हैं। ऐसे करके बात हो गई। तो ये एडवांस की जो की फिगर है अपनी, कितनी फिगर है ये? 1500। ये एडवांस एट द बिगनिंग होगा। लिखा हुआ है हमने कि भाई एडवांस एट द बिगनिंग को ऐड किया जाता है। तो ये जो 1500 है इसका क्या करना है बताओ बांगड़ू है? क्या करना है? तो 1500 ऐड हो जाएगा हमारा। इसके अलावा और भी कुछ दिया है, हाँ दिया है ना, प्रीपेड सैलरी। हम जानते हैं प्रीपेड का मतलब भी तो एडवांस ही होता है। और ये दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर मतलब कि करंट ईयर में खड़े हैं, अगले साल के एडवांस की बातें कर रहे हैं, तो अब तो इसे एडवांस एट द एंड ही हम ट्रीट करके चलेंगे। सीधी सी बातें। और वैसे भी एडवांस एट द बिगनिंग तो पहले ही हमें मिल चुका था। तो इस तरीके से एडवांस एट द एंड है जिसको कि हमें माइनस करके चलना है। तो ये जो 750 है ये मेरा माइनस हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा मेरा कितना फिर? 1650, यानी सिर्फ कितना? 1650, तो ये हो जाएगा 150, 150 जो मुझे माइनस करना है। यानी कि इन सारी की फिगर को एडजस्ट करके निकाल लिया और बस इस तरीके से अपना 24,350 करके कुछ आंसर बन जाएगा। खैर ऐसे करके कुछ भी नहीं आया। खैर अच्छा एक मिनट, ना प्रीपेड सैलरी, ओके अच्छा हाँ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर बन जाएगा मेरा कौन सा? ये वाला 25,350। आगे क्वेश्चन नंबर 22। एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें एंट्रेंस फी, अब एंट्रेंस फी तो आमतौर पे आती रहती है, हम जानते हैं, कभी कभार आने वाली चीज होती है कैपिटल रिसीट। आमतौर पर आने वाली सभी इनकम मेरी रेवेन्यू रिसीट कहलाती हैं। तो इस तरीके से रेवेन्यू रिसीट आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 रुपए का है। रिटायरमेंट पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की है? 20,000 रुपए की। हम जानते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि हम बेसिकली फायदे में हैं या हम बेसिकली नुकसान में हैं। ऐसे करके बातें। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट जो की है कितने की है जी? हमारी 20,000 रुपए की। और इसी ही 20,000 की इन्वेस्टमेंट की आज के वक्त में मार्केट में वैल्यूएशन है 19,000। तो बताओ मुझे फायदा होता है या नुकसान होता है? तो मुझे नुकसान हो गया जी, पूरे पूरे 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। और क्या मेरे इस नुकसान के लिए मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास पूरे पूरे 4,000 रुपए का रिजर्व मौजूद है। तो ये 1,000 यहां से सेट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हम इसे यहां से सेट ऑफ करेंगे तो रिमेनिंग आईएफआर मेरे पास में कितना बचेगा? बताओ जी बताओ, कितना बचेगा रिमेनिंग आईएफआर? तो रिमेनिंग आईएफआर होगा मेरा 3,000 रुपए का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जेड के कैपिटल अकाउंट में बताओ कितना डालोगे आप। तो 3,000 तो रिमेनिंग आईएफआर है। और पार्टनर बेसिकली कितने हैं? पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, ऐसे करके 3 पार्टनर होंगे क्योंकि जेड नाम दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 3 पार्टनर। और रेशो आपका दिया नहीं हुआ तो इक्वल इक्वल जाएगा। तो 3,000 तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, तो एक पार्टनर के खाते में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1,000। और ये पैसा देना है आपको पार्टनर को, तो क्रेडिटेड करके आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। तो 23 की बात हो गई। कौन सी चीज क्रेडिट नहीं होगी पार्टनर के करंट अकाउंट में?
तो ठीक है जी, ओके भाई। करंट अकाउंट में क्या जाता है? करंट अकाउंट में सभी तरह की एडजस्टमेंट्स जाती हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब, एडजस्टमेंट का मतलब सारी की सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, सैलरी जाएगी। ये जो ड्राइंग होती है ये थोड़ी ना जाएगी पार्टनर करंट अकाउंट में। भाई ड्राइंग का मतलब होता है पार्टनर का बिजनेस से पैसा निकालना, कैपिटल विड्रॉल करना। आमतौर पर तो ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो बस ये सी अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे करके बात हो गई। आगे जी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है जी, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आसान, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है। अब क्या खराब होती है वो भी सुन लेंगे अभी। कि ए और बी दो पार्टनर हैं, एक ने लगाया बहुत ज्यादा पैसा 2 लाख रुपए, दूसरे ने लगाया बहुत कम पैसा सिर्फ 50,000 रुपए। तो एक ने क्या लगाया? 2 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा पैसा। दूसरे ने क्या लगाया? बहुत कम पैसा, 50,000 रुपए। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 हुआ है। तो बताओ ऐसे में ए का शेयर कितना होगा? अब ये जो ये बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, अब भावनाओं में बह जाते हैं कि हाँ एक ने ज़्यादा पैसा लगाया, एक ने कम पैसा लगाया। तो ओके डन, समझ गए कि यहाँ से हम एक रेशियो ड्रॉन कर लेंगे कि 51 जा 50 और 54 जा 200। तो 4:1 हमारा रेशो होगा कि भाई ए को ज़्यादा मिलना चाहिए। और बस यहाँ से हम अपना डिवाइड वगैरह कर देंगे कि 40,000 से देंगे, 10,000 से देंगे। और वो आमतौर पर ये लगा देते हैं ऑप्शन, और जैसे ही ये लगा देते हैं बस हो गई जिंदगी बर्बाद इस क्वेश्चन की, है ना। तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना, भावनाओं में नहीं बहना कि एक पार्टनर ने ज़्यादा लगाया तो उसे ज़्यादा देना है। अपनी पढ़ाई को अप्लाई किया करो। हम जानते हैं वेन एवर नथिंग इज अ मेंशन तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वली होता है। सीधी सीधी सी बातें हैं, ये पता नहीं, सबको पता है, भावनाओं में नहीं बहना होता, ठीक है जी, ध्यान रखना। खैर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली मान के चलते हैं व्हेन एवर नथिंग इज अ मेंशन। तो बेसिकली प्रॉफिट हुआ है कितना? 50,000। तो बस सीधी सीधी बात है, 25-25 प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो ए पार्ट है ये अपना आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जब कहीं भी टाइम ऑफ विड्रॉल की किस वक्त पे विड्रॉल किया जा रहा है, तो जब कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने पीरियड का कैलकुलेट करके चलते हैं? तो 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं। तो ए और बी है, दोनों में ही 6 लिखा हुआ है, दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी, ऐसे करके। खैर आगे 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 क्या कह रहे हैं? व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर इन द एट द टाइम ऑफ री इशू इन री इशू एंट्री। तो री इशू एंट्री का तो जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या है भाई? री इशू एंट्री का कंसेप्ट क्या है कि आप ये पता करो कि कितने की फेस वैल्यू का शेयर आप री इशू कर रहे हो, है ना, कि कितने का शेयर आप री इशू कर रहे हो और कितने में आप शेयर री इशू कर रहे हो, है ना, यही तो होता था। तभी हम पता करते थे कि भाई बेसिकली फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जैसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम रीड करें तो माना ओरिजिनली तो 200 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन आगे जाकर री इशू वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एट 8 पर शेयर। तो कितने में शेयर री इशू हो रहा है? 8 में। और फुल्ली पेड अप यानी ये शेयर कितने का है? पूरे पूरे 10 रुपए का है। तो 10 का शेयर 8 में रीइश्यू हो रहा है। बताओ फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 10 की चीज को 8 में अगर बेचोगे, 10 की चीज को 8 में अगर बेचोगे तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है हमें। कितने का? 2 रुपए का। और शेयर कितने हैं? बताओ कितने हैं? 200 शेयर हैं हमारे। तो 200 शेयर के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से पूरे पूरे 400 रुपए का नुकसान हो गया हम लोगों को। क्या कर सकते हैं? तो 400 रुपए इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? और कोई के लिमिटेड है जो कि किसी का बिजनेस वगैरह शायद खरीद रहे हैं, एसेट्स, किसी के एसेट्स अपने बना लिए, बट ना चाहते हुए भी उनकी लाइबिलिटी भी हमें अपनानी पड़ी। यही तो होता है, यही तो जिंदगी का दस्तूर है ना। एसेट्स मिलेंगे तो बोझ भी उठाना होगा, लाइबिलिटी भी तो लेनी पड़ेंगी। हालांकि ये जिसका भी बिजनेस खरीदा गया है, जिसके एसेट्स और लाइबिलिटी हमारे पास आए हैं, तो वो बिजनेस कितने में डील हुआ है? तो 13,68,500, 13,68,500 रुपए में खरीदा गया है। अब जो 13,68,500 में बिजनेस खरीदा गया है, उसमें से 25,500 का तो हमने एक प्रोमिसरी नोट दे दिया कि लो जी 25,500 तो हम आपके प्रोमिसरी नोट से सेटल कर देते हैं, ठीक है जी। और बाकी का कितना? बाकी का बचा कितना? बाकी का बचा इतना, ठीक है जी, बाकी का बचा इतना। और बाकियों के लिए क्या कह रहे हैं कि हम तैयार हैं किस चीज़ के लिए? शेयर देने के लिए। और जो एक शेयर का भाव होगा 100 रुपये और 25% के प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो एक शेयर का भाव होगा कितना? एक शेयर वैसे तो 100 रुपये का है, लेकिन 25% का प्रीमियम जोड़ने के बाद में एक शेयर पड़ेगा 125 का।
तो भाई प्री SSPR में कितना अमाउंट जाएगा ना, तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर पता करने पड़ेंगे। आपको एक बार नंबर ऑफ शेयर पता लग जाए कि आप कितने रीइशू जो कि है इशू कर रहे हो सामने वाली कंपनी को, तो प्रीमियम जो कि है 25 रुपये, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर पता करने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर पता करने के लिए या नंबर ऑफ डिवेंचर पता करने के लिए जितना पैसा आपको सामने वाली पार्टी को लौटाना है आप उसे डिवाइड कर दिया करते हैं। तो ऐसे करके कर जाएंगे हम, ऐसे करके, ठीक है जी। तो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे इसे, ठीक है जी, निकाल लेना आप, और फाइनली ये करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। डी पार्ट आंसर आएगा, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकल के आएंगे आपके, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है जी, मैं वक्त नहीं लगाता ज़्यादा। अब नंबर ऑफ शेयर और इनटू में आप 25 कर देंगे तो आपका सबसे आखिरी वाला आंसर आ जाएगा, याद करके आया हूँ मैं है ना। खैर क्वेश्चन नंबर 29, तो गोपाल, सुनील, अरुण, ठीक है जी, और अगर किसी को फिर भी स्टिल कोई दिक्कत रहे तो जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। खैर तो बोल रहे हैं कि योगिता के एडमिशन पर P&L वाज शोइंग डेबिट बैलेंस 1,45,500 विच, जिसका क्या किया जाए। तो हम जानते हैं भाई अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो ऐसे में तो अगर कोई भी P&L का बैलेंस होगा तो वो तो बेसिकली क्या सभी पार्टनर को जाता है। बताओ क्या हो रहा है? गोपाल, सुनील, अरुण 3 पार्टनर हैं और एडमिशन हो रहा है किसका, योगिता का। तो क्या सभी पार्टनर को जाएगा, पुराने पार्टनर को जाएगा, गोपाल, सुनील, अरुण को। तो विच विल बी क्रेडिटेड टू गोपाल, सुनील, अरुण, योगिता को नहीं जाएगा। योगिता कल की ठहरी, अभी तो आई है योगिता, अभी तो एडमिट किया है योगिता को, अभी ऐसे कैसे प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो जो पुराने पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हिस्सेदारी देके चलनी है। और बस इसके साथ आखिरी क्वेश्चन और जरूरी क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, 3:4 रेशो है पुराने पार्टनर का दिया हुआ है एल और मिस्टर एम का, और एक नए पार्टनर को कह रहे हैं कि आ जाओ, एडमिट हो जाओ हमारे बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मांग रहे हैं। अगर ना मालूम हो तो जान ले कि अगर कभी भी कुछ भी मेंशन ना हो, क्या मेंशन ना हो, कि बेसिकली पुराने पार्टनर किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं एडमिटेड पार्टनर के लिए, या एडमिटेड पार्टनर या जो न्यू पार्टनर है वो किस तरह से एक्वायर कर रहा है अपना शेयर पुराने पार्टनर से, तो हम एक तरीका लगाते हैं, जो तरीका अब लगाने वाले हैं। हालांकि ये तरीका सिर्फ तभी लगाएंगे व्हेनेवर नथिंग इज अ गिवन, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो z का शेयर तो कितना है, z का शेयर है 1/5, तो हम निकालते हैं अपना क्या, रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर का मतलब 1 - 1/5 जो कि हो जाएगा आपका 4/5। फॉर्म में कितने पार्टनर, फॉर्म में L, M और Z। हमने 1 में से Z का हटा दिया है ना, हमने 1 में से Z का हटा दिया, तो बताओ ये जो L नाम का, ये जो 4/5 नाम का शेयर होगा, ये किस किस का होगा, ये होगा L का और M का। तो इसे हम L और M में ही बांट देंगे, सीधी सी बात है। इसे हम किस में बांट देंगे, L और M में बांट देंगे, और किस रेशो में बांट देंगे, जो इनका रेशो है विच इज 3:4। तो डन जी डन। ये जो 4/5 है, इसे बांट देना है आपको 3:4 में, यानी 3/7 और 4/7, ऐसे करके बातें हो गई। तो डन जी डन। तो 12/35 और 16/35, और जो मिस्टर Z है उसका क्या, मिस्टर Z तो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, उसका भी नीचे 35 बनाने के लिए 7 और 7 ऐसे करके कुछ कर जाएंगे, तो 7/35। वैसे तो क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, तो देखो मैंने वैसे तो आपको पूरा करके दिखा दिया, लेकिन क्या पूरा करके देखने की जरूरत थी टेक्निकली? नहीं भाई, सबसे पहले पार्टनर का जैसे ही हम काम कर लेते है ना, मैंने तो पूरा इसलिए कर दिया, कहीं पता लगे हमें मास्टर को नहीं आता, ऐसे कैसे आधा अधूरा छोड़ दिया। तो जैसे ही पहले पार्टनर का हमने कर लिया तो हमारा 12 आ गया था, तो 12 आ गया था, तो 12 तो यहाँ पर एक ही जगह है ना, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी आगे इसलिए भी बता दिया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 एक से ज्यादा ऑप्शन में गिवन हो, बट ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को तो सिर्फ इतना ही अगर हम कर लेते तो बात हमारी बन जाती। तो बस इस तरीके से हमारा ये पॉइंट नंबर A आंसर हुआ, और इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे ये 30 के 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो खैर उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। फिर भी स्टिल अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत, परेशानी, शंका, कोई दिक्कतें आती हैं आपको किसी भी तरह की, तो जरूर पूछिए, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म होती है, समाप्त होती है। तो ओके डन, टाटा।